नमस्कार। आई होप आप सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं एंड अबव ऑल हैप्पी एंड पॉजिटिव हैं। और मैंने हाल ही में 2 वीडियोज़ अपलोड किए थे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और मुझे उसमें इतने व्यूज़ मिलेंगे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो मेरी इस छोटी-सी कोशिश को सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ जो बहुत कॉमन है बट बहुत पावरफुल भी है अपनी डिजिटल साइकिल को बनाने में। मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने मोबाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ रख सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ेशन से मेरा मतलब है कि अपने फ़ोन को बेहतर बनाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका फ़ोन बेहतर नहीं है, पर अगर आपके पास ये ऐप्स है, तो ये हेल्प करेगा आपको एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल साइकिल बनाने में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ जिससे आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगी। और तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। तो मैंने अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर दी है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रेजेंटेशन के थ्रू कि आप कौन से ऐप्स अपने मोबाइल में रख सकते हैं जिससे आपका फ़ोन ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। तो मैंने इसे 5 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है: कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, प्रोडक्टिविटी, पेमेंट ऐप्स एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब कम्युनिकेशन के 3 एलिमेंट्स हैं। ये 3 एलिमेंट्स हैं: मैसेजिंग, ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इस मैसेजिंग में मैंने 2 ऐप्स लिए हैं, ईमेल में 2 ऐप्स लिए हैं, इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने एक ही ऐप लिया हुआ है। तो हमारा पहला ऐप है व्हाट्सएप, जो कि बहुत ही कॉमन ऐप है। आई थिंक पूरी वर्ल्ड आज की तारीख में व्हाट्सएप यूज़ कर रही है। और हम सुबह उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप मैसेजेस ही चेक करते हैं। तो अब मुझे लगा कि सबसे पहले मैं इसके बारे में ही आपको बता दूं। व्हाट्सएप एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है जो यूजर्स को टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, मीडिया शेयरिंग सब देता है। और इसे ढूंढा था जैन कॉम एंड ब्रियान एक्टन ने 2009 में। और फेसबुक ने इसे 2014 में अक्वायर कर लिया था। तो प्रोज इसके ये हैं कि ये इंस्टेंट मैसेज करता है। व्हाट्सएप आपको इंस्टेंटली मैसेज आपका अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को या अपने कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है आपका, उसमें आपने अगर एक ग्रुप बनाया है या कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज है, वो इमिडिएटली चले जाता है सामने रेसिपिएंट को। और ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो चैट्स होती है या आपके जो वॉइस कॉल्स या वीडियो कॉल्स होते हैं, वो एनक्रिप्टेड रहते हैं। एन्क्रिप्शन से मतलब ये होता है कि कोई आपके ये सिक्योरिटी वाइज बहुत स्ट्रांग रहता है। कोई भी या तो आप या आपने जिसको भेजा है वो इंसान, आइदर द सेंडर और द रेसिपिएंट विल ओनली बी एबल टू सी द मैसेजेस। या वीडियो कॉल पे बात वही कर सकते हैं या ऑडियो कॉल पे भी। और इसका कौन है कि ये बिना फ़ोन नंबर के यूज़ नहीं होता। जो कुछ लोग जो सिर्फ लैपटॉप्स यूज़ करते हैं और फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि आज की तारीख में आई गेस नेग्लिजिबल ही होगा, बट अगर फिर भी कुछ लोग अगर इस दुनिया में हैं जो फ़ोन यूज़ नहीं करते और लैपटॉप्स के माध्यम से अपनी बातें करते हैं। जैसे अगर आप देखा जाए तो आजकल सबसे पहला वीडियो ऐप आया था स्काइप। तो स्काइप में आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं होती थी। बट व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। बिना मोबाइल नंबर के आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। अब हमारा दूसरा मैसेजिंग ऐप जो कि इम्पोर्टेंट है वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम एक क्लाउड बेस्ड मैसेजिंग ऐप है। क्लाउड बेस्ड मतलब जैसे आपने गूगल ड्राइव देखा होगा या आई क्लाउड देखा होगा, वैसे ही इनका भी एक क्लाउड मैनेजमेंट है जिसमें ये जब आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, द सेंडर और रेसिपिएंट जो होता है, वो अगर कोई फाइल शेयर करता है या फोटो शेयर करता है या कोई भी मीडिया शेयर करता है, वो अपने क्लाउड में सेव कर सकता है। ये फीचर व्हाट्सएप में नहीं है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, चलिए वो मैं आपको प्रोज में बता दूंगा इसके। तो इट वाज फाउंडेड बाय पेवेल ड्रोव एंड निकोलाई ड्रोव इन 2013। 2013 में इसका निर्माण हुआ था। इसके 2 प्रोज हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। वैसे तो बहुत प्रोज होते हैं इन सब ऐप्स के, पर मैं टाइम बचाने के लिए 2 प्रोज, एक
कॉन या 2 प्रोज 2 कॉन्स बताऊंगा। इसका 2 प्रोज में जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है इसका, मतलब इट इज ए मैसेजिंग ऐप वेयर अ क्लाउड स्टोरेज इज यूज्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें फायदा ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप में अगर आप किसी को फोटो खींच करके भेजते हैं तो वो थोड़ा ब्लरिश हो जाता है, थोड़ा मतलब फोटो की क्वालिटी खराब हो जाती है। टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हैं या आप कोई वेबसाइट बिल्डर हैं या आप फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी को फोटोज दिखाना चाहते हैं, किसी को अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप में ऑब्वियसली अगर आप फोटो खींचेंगे तो वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती। टेलीग्राम ऑन द कॉन्ट्ररी, आप टेलीग्राम में अगर फोटोज या वीडियोज शेयर करते हैं तो बहुत क्लियर आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए। इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये लार्ज ग्रुप चैट्स बनाता है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में, अभी अपडेटेड वर्जन तो मुझे नहीं पता, बट पुराने वर्जन में 256 मेंबर से ज़्यादा आप एक ग्रुप में नहीं रख सकते, या एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप 256 मेंबर से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो काफ़ी टीडियस हो जाता है आपको। 5-6 अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट 2000-3000 लोगों की है तो आपको कम से कम 10 से 12 ग्रुप्स या 10 से 12 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने पड़ेंगे, जो कि हाईली इनप्रैक्टिकल लगता है मुझे और थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी लगता है। इन द केस ऑफ टेलीग्राम ऐसा नहीं है। आप टेलीग्राम में बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं और आप अपना मैसेज एक साथ हज़ारों लोगों को पहुँचा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको व्हाट्सएप के कॉन्स बताए थे, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम्स के भी कॉन्स बताऊंगा। इसके भी कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं। अ, इसके दो ड्रॉबैक्स मैंने बताए। एक तो यूजर इंटरफेस। टेलीग्राम यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस मतलब आप कैसे उसे यूज करते हैं, मतलब क्या वो यूजर फ्रेंडली है, आप टेलीग्राम में पहुंचते ही सब चीजें समझ जाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसे समझने में, क्योंकि इसके बहुत सारे विंडोज खुल जाते हैं। इसका जो मैसेजिंग ऐप है वो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको उसे यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे आप एंड्रॉयड यूजर हैं और आप अचानक से आईफोन में आ जाते हैं, तो आईफोन इज ऑपोजिट ऑफ एंड्रॉयड इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस। तो आपको टाइम लग जाता है। या अगर आप विंडोज का लैपटॉप यूज करते हैं और आपके पास एक मैकबुक आ जाए अचानक से, तो आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ा इंटरफेस करने में उसे। तो उसे आपको अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा, अपने अंदर घुसाना पड़ेगा उसे। बाद में ऑब्वियसली जब आप उसे रोज यूज करेंगे, कोई भी चीज की आप प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको यूजफुल होने ही वाली है। आपको आना ही है उसे कैसे यूज करना है। तो ये इसके दो कॉन्स हैं। एक इसका यूजर इंटरफेस, हाँ, दूसरा इसका कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट इसका जो है वो बहुत ही कन्फाइंड है, और बहुत बार ऐसा होगा कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा और आपकी बात पूरी हो नहीं पाएगी कस्टमर सपोर्ट से, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। एंड इसकी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज भी आ जाती है कस्टमर सपोर्ट में। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है टेलीग्राम के बारे में। बट मैं ड्रॉबैक्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐप खराब है या कोई भी ऐप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो खराब है। मैं आपको सिर्फ एक नजरिया दे रहा हूँ उस ऐप का। ईमेल जो एलिमेंट है, इसमें मैंने दो सब एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दो एप्स दिए हुए हैं, जिसमें एक तो जीमेल है, जो आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करना भी चाहिए, बट ठीक है, बहुत लोग जीमेल यूज नहीं भी करते होंगे आज के तारीख में, तो मैं बता देता हूँ कि जीमेल क्या चीज़ है। जीमेल एक ईमेल है। आपने सुना होगा कि लोग बहुत सारे दुकानों में जाकर के बोलते भैया बिस्लरी देना या भैया पार्ले जी देना। पार्ले जी ब्रांड है, पार्ले जी बिस्किट का नाम नहीं है। पार्ले जी एक ब्रांड है जो बिस्किट बनाती है, लेकिन वो इतना फेमस हो चुका है कि लोग उसे लोग कोई भी दुकान जाकर के बोलते भैया पार्ले जी देना। या फॉर इंस्टेंस बिस्लरी ले लीजिए आप। बिस्लरी क्या है? बिस्लरी मिनरल वाटर है, लेकिन लोग कोई भी दुकान में जाते हैं भैया एक बिस्लरी की बोतल देना। तो बिस्लरी इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि लोगों को लगता है कि बिस्लरी ही मिनरल वाटर है। या फॉर इंस्टेंस आप जेरोक्स ले लीजिए। जेरोक्स एक कंपनी है जो फोटोकॉपी करती है, फोटोकॉपी के मशीन्स बनाती है। वो वो एक टर्म जेरोक्स फोटोकॉपी नहीं है, जेरोक्स एक कंपनी है, लेकिन वो इतनी फेमस हो चुकी है कि लोग बोलते हैं भैया एक जेरोक्स देना। ठीक वैसे ही जीमेल ईमेल की दुनिया में इतना फेमस है, इतना फेमस है कि लोग ईमेल वर्ड भूल ही चुके हैं और लोग बोलते हैं मुझे जीमेल कर देना। तो जीमेल एक फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है जो गूगल ने बनाई है। ये आई गेस आई थिंक 95% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड नोज इट।
बट फिर भी 5% बचे हैं, तो मैं बता देता हूँ उनको कि गूगल ने बनाया है। इसका फाउंडर पॉल बाहेट है, एंड ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो गूगल में काम करते थे, एंड इट वाज फाउंडेड बाय हिम इन 2004। अब इसके अगेन दो अच्छाइयाँ हैं। एक तो स्टोरेज स्पेस बहुत देता है ये, बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस देता है। अगर आपका जीमेल में ईमेल आईडी नहीं बना हुआ है तो प्लीज़ उसे बना लीजिए। आप खुद ही रोज़ यूज़ करते करते इसे पसंद करने लगेंगे। और इसके साथ दूसरी बहुत अच्छी चीज़ ये आती है कि इसका एक सेक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो आइए देखिए, देखते हैं वो क्या है। ये मेरी जीमेल आईडी है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डॉट बना हुआ है। अब इसे हम अगर खोलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो जीमेल के अंदर है, जैसे कि गूगल सर्च, मैप्स, यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, जीमेल, मीट। मीट एक बहुत अच्छा ऐप है गूगल का, एंड इसका ये तो बेस्ट है। ड्राइव, गूगल ड्राइव। एंड और आप नीचे आइएगा तो आप देख सकते हैं डॉक्स है, एम एस एक्सेल की तरह गूगल शीट्स है, बुक्स, ब्लॉगर। अगर कोई ब्लॉगर है तो ब्लॉग कर सकता है, कोई बुक पढ़ना लिखना चाहता है तो बुक्स लिख सकता है। तो ये सब चीज़ें जीमेल प्रोवाइड करता है जो बाकी के ईमेल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर आपने अब तक ईमेल आईडी जीमेल में नहीं बनाई है तो प्लीज़ उसे बना लीजिए। अब मुझे लगा नहीं था कि जीमेल के भी कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। यस, द फर्स्ट ड्रॉबैक, जो पहला ड्रॉबैक है इसका, कि न्यू यूज़र को बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है। जो न्यू यूज़र होता है वो जब जीमेल पे जाता है तो उसे थोड़ा बहुत सारे पॉपअप्स आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। इनबॉक्स है, कंपोज मैसेज है, स्टार्ट मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, स्पैम है। ये तो आप चलिए समझ जाते हैं। बट इसके राइट साइड में जो मैंने अभी आपको डॉट्स दिखाया है जिसमें बहुत सारे इसके ऐप्स हैं जो यूज में आ सकते हैं, ये आपको धीरे धीरे समझ में आता है, ये एकदम से समझ में नहीं आता है। तो यस, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, इट हैज़ अ लर्निंग कर्व फॉर न्यू यूजर्स। तो जैसे जैसे आप इसे यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रैक्टिस मेन्स मैन परफेक्ट। सो आप जैसे जैसे इसे यूज करेंगे आप इससे यूजर फ्रेंडली होते जाएंगे, और फिर एक टाइम आ जाएगा जब आपको जीमेल के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये एडवर्टीजमेंट डिस्प्लेस बहुत देते हैं, साइड में गूगल एड्स चलते रहते हैं, और आपको हर बार क्या होता है, इसकी वजह से आप हमेशा अपने काम से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारा दूसरा ईमेल का जो सब एलिमेंट है या दूसरा ऐप है वो है आउटलुक एक्सप्रेस। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऐप है, आउटलुक, जो कि लैपटॉप्स में भी कंपैटिबल होता है। ये बहुत ही कन्फाइंड और बहुत ही रोबस्ट ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक ईमेल सर्विस है और एक मैनेजर भी है। ये आपके ईमेल्स को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और 1997 में बनाया था। ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ओल्डेस्ट ईमेल मैनेजिंग सिस्टम है। तो इसके भी दो प्रोज हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। एक तो मैंने आपको बताया, रोबस्ट ईमेल मैनेजमेंट है, बहुत ही पावरफुल ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम है इसका। वेल ऑर्गेनाइज्ड है, फिल्टर्स, कस्टमाइजेबल फोल्डर्स, हाँ इसमें आप फोल्डर्स भी बना सकते हैं। सॉरी, ये मैंने आपको नहीं बताया था। और आप इसमें प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं अपने ईमेल्स को। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम है जो मैंने आज तक देखा हुआ है। 97 में आया था और आज तक इसके जैसा सिस्टम अभी तक आया है नहीं मार्केट में। आप कॉन्टैक्ट्स भी बना सकते हैं आउटलुक एक्सप्रेस में। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इसका। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप इसमें सेव कर सकते हैं। आपका मोबाइल चोरी हो जाए सपोज, या कुछ भी हो जाए, तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। आज की तारीख में फ़ोन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड एंड कम्युनिकेट विद योर कॉन्टैक्ट्स एफिशिएंटली, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इसके भी दो ड्रॉबैक्स हैं। एक तो कॉस्ट, ये पैसे मांगता है। इसका अगर आप पूरा वर्जन यूज़ करेंगे तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि हम पैसा दे करके कोई ऐप यूज़ करें।
ये एक कॉमन लॉजिक है कुछ लोगों का कि वो पैसा देके कोई ऐप यूज़ करना नहीं चाहते। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। अगेन इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो फ्रेंडली नहीं है शुरू में, न्यू यूज़र्स के लिए कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। तो धीरे-धीरे ये आपको समझ में आएगा, आप जैसे-जैसे यूज़ करेंगे ये उतना-उतना फ्रेंडली होता जाएगा आपके साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने एक ही ऐप लिया है जिसका नाम ज़ूम है। ये एक बहुत ही पावरफुल ऐप है और आपको अपने मोबाइल में इसे रखना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या कोई भी कोचिंग क्लासेस लेने के लिए, और इसने हमें कोविड में बहुत हेल्प भी करी है, ये तो बहुत लोगों को पता ही होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ ज़ूम के बारे में। ये एक पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जो वर्चुअल मीटिंग्स लेता है, मतलब लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे। आप इससे वेबिनार्स ले सकते हो, आप कोचिंग क्लासेस ले सकते हो। इसे ढूँढा गया था 2011 में, एरिक रुआन ने इसे ढूँढा था। और इसके 2 एडवांटेजेस हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। एक तो इसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। कोई ग्लिच प्रॉब्लम ज़्यादा आती नहीं है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये एक बहुत ही लार्ज मीटिंग कैपेसिटी रखता है। आप एक साथ 800,000 लोग इस पे बैठ सकते हो। अगर आप एक पेड वर्ज़न यूज़ करते हो ज़ूम का, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा फ्यूचर के लिए। इसके 2 डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। एक तो इसका पहला डिसएडवांटेज है टेक्निकल इश्यूज एंड कंपैटिबिलिटी। ज़ूम कभी-कभी इश्यूज कर देता है, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ जाते हैं, ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा प्रॉब्लमैटिक कभी-कभी हो जाता है इसका। मैं ये नहीं कहता हमेशा होता है, पर कभी-कभी हो जाता है, जो कि हाईली नेग्लिजिबल है। आपको हर बार इसे अपडेट करना पड़ता है और थोड़ी ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम्स भी इसमें आती है, जो आपके प्रॉब्लम्स को थोड़ा बढ़ा देती है कभी-कभी। और इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आप इस पे बहुत देर तक अगर बैठे रहते हैं तो आपके गर्दन में या आपके बैक में, या आप मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाते हो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक नॉर्मल पोस्चर में बैठे रहते हो ऐसे। तो इससे क्या होता है, आपके कंधे में, आपके गले में या आपके बैक में, लोअर स्पाइन में पेन आ जाता है, या फटीग या एंगेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट खत्म होता है। अब हम हमारे दूसरे पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है सोशल मीडिया। इसमें मैंने 5 ऐप्स शो कर रखे हैं जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और स्नैपचैट है। फेसबुक लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये कौन सा ऐप है, बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि 100% लोगों को फेसबुक के बारे में नहीं मालूम है, तो जो बचे हुए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि फेसबुक एक पॉपुलर पहले तो वेबसाइट हुआ करती थी, बट अब इसका एक ऐप भी बन चुका है। ये लोगों को कनेक्ट करता है जो बहुत टाइम से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, वो फेसबुक में उनका नाम सर्च करके एक दूसरे को फ्रेंड्स बना सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वीडियोस फोटोज सब शेयर कर सकते हैं। इसे मार्क जकरबर्ग ने ढूंढा था 2004 में। इसके 2 एडवांटेजेस है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसका पहला एडवांटेज है कनेक्टिविटी। ये इंश्योर करता है कि आप अपने खोए हुए दोस्तों को, जो बहुत साल पहले आपसे बिछड़ चुके थे और आप अपने बिजी लाइफ में आज उनसे नहीं मिल पाते हैं, उन्हें ये कनेक्ट करता है। और आजकल तो और भी ज़्यादा एस्पेक्ट्स आ गए हैं जिससे आप फेसबुक चैट कर सकते हैं, वीडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये सब इसके फीचर्स है। फिर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आउट ऑफ 700 करोड़ पीपल इन दिस वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 550 और 600 करोड़ पीपल फेसबुक आज के तारीख में यूज़ करते हैं। तो इसकी रीचेबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी। अब इसके मैंने 2 डिसएडवांटेजेस भी शो किए हुए हैं। एक तो फेसबुक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसपे फेक न्यूज़ बहुत आते हैं। समझ में नहीं आता है कि कोई न्यूज़ रियल है कि फेक है, कैसे विश्वास किया जाए। तो ये एक इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन की ओवरलोडनेस है इस पे। दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस होके ढूँढना पड़ता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक तो ये एडिक्टिव है, अब आप इसके बिना रह नहीं पा रहे हो। तो ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये इसके 2 ड्रॉबैक्स हैं। इसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी सेम फेसबुक की तरह ही है, इसमें भी आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर करते हो एंड रील्स भी बनाते हो। आजकल एक रील का प्लेटफ़ॉर्म भी इस पे बहुत फ़ेमस हो रखा है। सो इंस्टाग्राम इज़ अ पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। ये भी वही फ़ोटोज़, वीडियोज़, फॉलोअर्स, आप इसमें भी लाइक्स, डिसलाइक्स
सब ये सब कनेक्टिविटी के माध्यम है। और इसमें भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस इस पे बढ़ा सकते हैं, पेज बना सकते हैं, पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट से। तो इंस्टाग्राम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जो आपके मोबाइल में होना चाहिए, अगर नहीं है तो। इसे ढूंढा था केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रिगर ने 2010 में, और इसके भी मैंने दो एडवांटेजेस निकाल रखे हैं। एक तो है इसका विजुअल कंटेंट शोकेस। इसका रील बहुत ही फ्लॉलेस एस्पेक्ट है। आप कुछ भी शॉर्ट वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो, और उस पे लाइक्स भी आते हैं, एंड यू इवन गेट पेड बाय इंस्टाग्राम इफ़ यू बिकम फेमस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। और आप इस पे पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अब इसके दो डिसएडवांटेजेस भी हैं। वही सेम फेसबुक की तरह इसका भी एडिक्शन और टाइम कंजम्पशन है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। आप रील्स पे रील्स देखते जाते हो और टाइम निकलते जाता है, जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, और एडिक्टिव भी है बहुत ज़्यादा। ये आपके मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप एक्सेसिव यूज़ करते हो इसका, प्लस आपको एक एंग्जाइटी होती है। आप फोटोज़ क्लिक करते हो, वीडियोज़ बनाते हो, फिर आप उसको देखते रहते हो कि ये सही बना है कि नहीं, ये सही बना है कि नहीं, और आप रीटेक लेते रहते हो। फोटोज़ के भी आप बार बार नए नए फोटोज़ अगेन एंड अगेन खींचते रहते हो ताकि एक बेटर फोटो आ जाए। सो बेसिकली ये आपके मेंटल एबिलिटी को अफेक्ट करता है। और यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम का जो इन्फॉर्मेशन है वो ख़त्म करता हूँ। अब इसका तीसरा है ट्विटर। ट्विटर एक शॉर्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, एसएमएस के रूप में जो हम यूज़ करते हैं हमारे मोबाइल में। आजकल ट्विटर एक ऐप आ गया है जिसमें आप शॉर्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। कभी भी कहीं भी आपके साथ जो भी हो रहा हो, आप वो मैसेज अपने मोबाइल पे ट्वीट कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स को। इसे जैक डॉर्सी और बिल स्टोन एंड इवन विलियम्स ने 2006 में ढूंढा था। एंड इसके भी दो एडवांटेजेस हैं। एक तो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। आप वही मैंने जैसे आपको बताया, आप कहीं भी हो, आप एक बस मैसेज ट्वीट कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स को, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाती है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, या बिजनेस मैग्नेट्स होते हैं, या सुपरस्टार्स होते हैं, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो, बिकॉज दे यूजुअली use Twitter as a platform to communicate with the fans। वही फेसबुक की तरह इसके भी मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि ट्वीट कर रहा है कोई भी आदमी तो वो कुछ भी ट्वीट कर सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ हो या ट्वीट हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्विटर का भी, कि मिस इन्फॉर्मेशन या मिसलीड कर देता है आपको। अगेन सेम चीज़, इसका भी टाइम एडिक्शन और टाइम कंजम्पशन का प्रॉब्लम है। आदमी इसमें बहुत टाइम स्पेंड करता है, जो कि प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं है। आपको प्रोडक्टिव चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब लिंक्डइन, जैसा मैंने आपको बताया अभी, कि प्रोफेशनल ऐप है ये। आप इस पे जॉब्स ढूंढ सकते हो, कोर्सेज सीख सकते हो, फॉलो कर सकते हो किसी बड़े बिजनेसमैन को, बिजनेस मैग्नेट को। इस पे ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन या प्रोफेशनल या बिजनेस की ही बात करते हैं। इसके फाउंडर हैं रीड हॉफमैन, एलन ब्लू, कॉन्स्टेंटीन, एरिक एंड जॉन वेलेंट इन 2000, और इन्होंने इसे 2002 में बनाया था। इसके दो एडवांटेजेस अगेन मैंने शो किए हैं। एक है प्रोफेशनल नेटवर्किंग। लिंक्डइन जो है प्रोफेशनलिज्म बेस्ड ऐप है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशन पे फोकस करता है। तो आपको अगर कोई जॉब चाहिए, या आपको कोई कनेक्शन अपने बिजनेस से चाहिए, कोई ऐसे लोग चाहिए जो आपको बिजनेस से एसोसिएटेड हों, तो वो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे। एंड अगेन जॉब रिसर्च एंड रिक्रूटमेंट, जैसे मैंने आपको भी बताया, ये इसके दो एडवांटेजेस हैं। इसके ड्रॉबैक्स हैं कि कभी कभी हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती लाइफ में। तो फेक प्रोफाइल्स भी होते हैं इसमें, इनएक्यूरेट प्रोफाइल्स होते हैं, लोग गलत प्रोफाइल बना करके मिसलीड करते हैं। प्लस लिंक्डइन का जो फीचर है वो, अगर आप एकदम फ्रीली यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जो बहुत से लोगों को नहीं जमेगा। पैसा ऐप में लगाना बहुत लोगों को सूट नहीं करता, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है।
अगर आपको कोई कोर्स लेना है जिसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है, कोई भी कोर्स हो, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है हर महीने, एनुअली या महीने के हिसाब से पे करने से ही वो कोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से। तो चलिए मैं आपको इसके लास्ट ऐप के बारे में बता देता हूँ सोशल मीडिया के, जो स्नैपचैट है। स्नैपचैट लगभग सभी यूज़ करते हैं आज की तारीख में। मेरे को लगता है कि इंडिया में बेसिकली 60 to 70% लोग स्नैपचैट यूज़ करते होंगे। तो स्नैपचैट का बेस्ट फीचर ये है कि उसमें मैसेजेस डिसअपियर हो जाते हैं, जो अब व्हाट्सएप भी यूज़ करने लगा है। और इसके और भी बहुत सारे क्रिएटिव फीचर्स हैं, जैसे अलग अलग स्टाइल में फ़ोटोज़ ये आपको खींचने देता है ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। एंड इसमें वीडियोस भी बहुत अच्छे बन जाते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। इसे इवन स्पीकर बॉबी मर्फी एंड रेगी ब्राउन ने ढूंढा था 2011 में। इसके भी मैंने दो एडवांटेजेस दिए हुए हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, डिसअपियरिंग कंटेंट। इस पे आप कोई भी फोटो डालो, वीडियो डालो या कुछ भी मैसेज डालो, वो एक बार या दो बार देखने के बाद डिसअपियर हो जाता है। और इसके क्रिएटिव टूल फिल्टर्स, ये है एक क्रिएटिव टूल फिल्टर्स का भी एडवांटेज है इसका, कि ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ करता है फ़ोटोज़ खींचने के लिए। बहुत ज़्यादा कूल स्टिकर्स, फिल्टर्स ये बहुत यूज़ करता है, जिससे आपका फ़ोटो जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। स्नैपचैट को देख करके बाकी ऐप्स ने भी अपने फ़ोटो और वीडियोज़ के सेक्शन को इम्प्रूव किया है। तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इम्प्रूव करने का श्रेय हम स्नैपचैट को देते हैं। इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं कुछ। एक तो जो इसका एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज भी है। सपोज आप स्नैपचैट पे बहुत रिलाई करते हैं और आपको कोई किसी ने फोटो या वीडियो भेजा, लेकिन वो तो डिसअपियर हो जाने वाला है। तो आपका अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको यूज़ करना है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो माइंडेड वो गायब हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। दूसरा, इसमें पेरेंटल कंट्रोल का प्रॉब्लम है। स्नैपचैट बच्चों के हाथ में आता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स है जो बच्चों को यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात तो बच्चों को मोबाइल ही नहीं यूज़ करना चाहिए, बट हम इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं प्रोडक्टिविटी की ओर। प्रोडक्टिविटी में कौन से ऐप्स हैं? जैसे क्लाउड स्टोरेज में मैंने गूगल ड्राइव डाला हुआ है। गूगल ड्राइव एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है जो गूगल ने किया है। मतलब इस ये फ्लॉलेस चीज़ है। आज की तारीख में अगर आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव नहीं भी यूज़ करना हो, तो गूगल ड्राइव आप यूज़ करके अपना काम ईजिली कहीं भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होते हैं वो उड़ सकते हैं। आपकी पेन ड्राइव उड़ सकती है। मैकेनिकल आई मीन टेक्नोलॉजी है, कभी भी ख़राब हो सकती है। बट ये ड्राइव जो ये क्लाउड बेस्ड जो है, ये इंटरनेट के थ्रू चलता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे कोई भी डिवाइस पे या कोई भी लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर किसी पे भी खोल सकते हो। आपको इसे ले लेके नहीं घूमना पड़ेगा, जैसे आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेके घूमना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये क्लाउड स्टोरेज है, ये क्लाउड बेसिस पे काम करता है। इसके पेड टर्म्स भी होते हैं कुछ, आप सब कुछ फ्री में यूज़ नहीं कर सकते इसका। इसे ढूंढा गया था गूगल के द्वारा 2012 में। इसके एडवांटेजेस भी दो हैं। एक तो एम्पल स्टोरेज स्पेस देता है, ये 15 GB आपको फ्री देता है, उसके ऊपर आपको पे करना पड़ता है। आप इसमें फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स कुछ भी अपलोड कर सकते हैं और कोई भी दूसरे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पे खोल सकते हैं। इसकी एक्सेसिबिलिटी इनफाइनाइट है। आप कोई भी कंप्यूटर से इसे यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है। बिना इंटरनेट के आपका गूगल ड्राइव चलेगा नहीं। तो कोशिश करिएगा कि आप गूगल ड्राइव से भी चलाएं तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो। दूसरा, वही, आप पूरी तरह से इसे फ्रीली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको 15 GB के ऊपर जाना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया, सबको पैसा देना सूट नहीं करता। तो ये इसके दो ड्रॉबैक्स है, क्योंकि इसके खास ड्रॉबैक्स कुछ है नहीं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट iCloud platforms ever made. अब
क्लाउड स्टोरेज के बाद नोट्स में आ जाएंगे हम। तो नोट्स में भी मैंने एक ऐप आपको यहाँ दिया हुआ है जो आपके मोबाइल में होना चाहिए, जिसका नाम एवरनोट है। एवरनोट एक नोट टेकिंग ऐप है जो ऑर्गेनाइज करता है आपके नोट्स को। आप और भी दूसरे मोबाइल से भी एवरनोट अपने एवरनोट्स में नोट्स को यूज़ कर सकते हो। इट अलाउज मतलब सिंक्रोनाइजेशन, कोलैबोरेशन, पावरफुल सर्च कैपेबिलिटीज़ हैं इसकी। और इसे स्टीफन पचिकोव ने और फिल लेविन ने ढूंढा था 2004 में। मतलब आप देख रहे हैं ये सब 20-20 साल पुराने ऐप्स है, बट बहुत पावरफुल ऐप्स हैं। मतलब आप सोचिए उस जमाने में इन लोगों ने सोच लिया था कि दे कुड हैव दिस फॉर विजन, यू नो। अब इसके भी दो एडवांटेजेस हैं। एक तो ये वेरियस डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसमें डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब सब कुछ आ जाता है। और इसकी सर्च फंक्शनैलिटी भी बहुत पावरफुल है। रोबस्ट इसका बनावट है। ये क्विकली एक्सेसिबल है, आप स्पेसिफिक नोट्स इस पर आराम से ढूंढ सकते हो। और बहुत कुछ कर सकते हो आप एवरनोट से। ये बहुत ही अच्छा ऐप है, कोशिश करिएगा ये आप इंस्टॉल्ड रखें अपने मोबाइल में। अब इसके भी दो डिसएडवांटेजेस है। वही प्राइस का प्रॉब्लम है इसका भी, कि आप सब कुछ फ्री में नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको एट अ स्टेज आकर के एक पेड सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। और इसका प्रीमियम प्लान सबको सूट नहीं करता। और दूसरा प्रॉब्लम इसका ये है कि ये शुरू में यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप इसे रोज़ यूज़ करेंगे वैसे वैसे ये बेहतर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। पेमेंट ऐप्स में तो ये तो मतलब आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि जीपे, पेटीएम या पेपैल, तो चलिए मुझे नहीं लगता बहुत लोग यूज़ करते होंगे इंडिया में। बट जीपे, पेटीएम तो मुझे लगता है लगभग सबके ही पास है आज की तारीख में। आप हर कोई दुकान पे क्यूआर कोड्स रहते हैं, आप स्कैन करके पे करते हैं। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है जो लोगों ने सोचा। अब जैसे ये पहला है जीपे। जीपे एक गूगल पे है बेसिकली। जीपे या गूगल पे जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। अ, ये एक डिजिटल वॉलेट पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए और अपने फ्रेंड्स को पैसा भेजने के लिए, या किसी को भी आप बैंक अकाउंट के थ्रू, जीपे के थ्रू पैसा भेज सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। इसे अगेन ढूंढा गया था गूगल के द्वारा 2015 में। इसके भी दो एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ। कन्वीनियंस, बेसिकली ये जो पेमेंट ऐप्स है कन्वीनियंस के लिए ही है। ज़रूरी नहीं है आज की तारीख में कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश लेके घूमें। अगर आपका फ़ोन आपके पास है तो भी आपके पास पैसा है। तो चलिए, गूगल पे एक हैसल फ्री पेमेंट सिस्टम है। आप इसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल सकते हैं। ये बहुत ही सिक्योर्ड ऐप है, इसमें आपको कोई फ्रॉड का चांस बहुत मुश्किल से मिलेगा। और इट एलिमिनेट्स द टू कैरी फिजिकल वॉलेट्स एंड कैश। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कार्ड और वॉलेट लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मोबाइल आपके पास है तो आपका पैसा आपके पास है। हाँ, एक और इसका दूसरा अच्छा पार्ट ये है कि ये इंटरनेशनल पेमेंट्स भी ले लेता है। कई देशों में ये इन्फ्लुएंशियल है। कई देशों में आप इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकते हो गूगल पे के थ्रू, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। सब देशों में नहीं, कुछ देशों में। इसके मैंने ड्रॉबैक्स भी दो बता रखे हैं। अगेन, डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी। बिना इंटरनेट के जी पे चलेगा नहीं या गूगल पे चलेगा नहीं। इसको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अगर इंटरनेट आपका वीक है तो कोशिश करिए कि आप पेमेंट उस समय ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, लेकिन सामने वाले इंसान को पेमेंट मिलती नहीं है। तो जब तक उसे पेमेंट मिलेगी नहीं, वो आपको परेशान करते रहेगा। तो कोशिश करिए कि जब अगर इंटरनेट आपका वीक हो या आप कोई वीक जोन में हो तो आप जी गूगल पे या कोई भी पेमेंट ऐप यूज़ ना करें। प्लस इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि सारे अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि गूगल पे हर एक देश में अवेलेबल हो। ये एक और इसकी डिसएडवांटेज है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होने की। एंड इसमें लिखा है इट्स अवेलेबिलिटी इज सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स गूगल एस्टैब्लिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मर्चेंट्स इन ईच स्पेसिफिक मार्केट। यही कि आप गूगल यही कहना चाह रहा है कि वो जहाँ जहाँ उसने अच्छे से उसका सेटअप है, वहाँ वहाँ आप गूगल पे यूज़ कर सकते हो।
और हर जगह ये सपोर्ट नहीं होता। तो हमारा दूसरा पेमेंट ऐप है पेटीएम, जो कि जीपे की तरह यूज़ होता है। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ऐप इन इंडिया। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कन्वीनियंटली और सिक्योरली अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको ढूंढा गया था 2010 में, विजय शेखर शर्मा जी ने इसे ढूंढा था। इसके भी दो एडवांटेजेस है कि इंडिया में तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी इसे यूज़ करने में। आपको ज़रूरत नहीं है, अगेन जीपे की तरह ये भी आपके मोबाइल से यूज़ होता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कैश या वॉलेट लेके घूमने की। इसके भी दो डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि एक तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इस पेटीएम वॉलेट से पैसा बैंक में अपने ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन फ़ीस लेता है, जो कि जीपे में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, बस ये पेटीएम में ही होता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका कस्टमर सपोर्ट है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इनकन्वीनियंट तरीका है कोई भी कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री फील नहीं होता है पेटीएम कस्टमर केयर से। तो ये पेटीएम के बारे में था। अब हम चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ, गूगल पे, पेटीएम, जो भी ये जितने भी पेमेंट ऐप्स हैं जो आज की तारीख में यूज़ होते हैं, वो पेपैल से इंस्पायर हुए हैं। पेपैल पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप अपने पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते थे। ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इंडिया के हिसाब से नहीं, पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करूँ तो पेपैल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है पेमेंट्स ट्रांसफ़र करने का। इसे ढूंढा गया था 1998 में। इसे एलॉन मस्क ने, पीटर थियल, मैक्स लेफ्चिन, लूक नोसेक एंड केन हाउरी ने ढूंढा था, जिसमें से एलॉन मस्क तो आज की तारीख में टॉप 3 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड में से एक हैं। तो आप एलॉन मस्क को जानते ही होंगे। इसके भी दो एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे दिए हुए, जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनली यूज़ होने वाला ऐप है, इसे वाइड एक्सेप्टेंस है, ये एक वर्सेटाइल पेमेंट मोड है जहाँ पे आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ में पेपैल यूज़ होता है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं दो, जो मैंने दिए हैं। एक तो ये बेसिकली एक डिसएडवांटेज नहीं है, पर ठीक है मैंने इसे डाल दिया है। ये फीस चार्ज करता है सर्टेन ट्रांजैक्शंस, जैसे आपने करेंसी चेंज करी तो उसका फीस लगता है, जो कि यूजुअली हर जगह लगता है। तो ये डिसएडवांटेज में नहीं होना चाहिए, बट ठीक है मैंने डाल दिया है क्योंकि पेपैल इतना रोबस्ट है और मुझे इसका कोई डिसएडवांटेज खास मिला नहीं। इसके भी कस्टमर सपोर्ट इश्यूज है, इंटरनेशनल यूजेज है, बट कस्टमर सपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आती है इसमें। वही सेम इश्यूज है ग्लिचेस का, अकाउंट रिलेटेड इश्यूज भी रहता है, टाइमली हर चीज़ फंक्शन नहीं करती इसकी। बट ये जो मैं कॉन्स आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कॉन्स बता रहा हूँ तो उसकी वजह से ये ऐप्स अच्छे नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन ऐप्स है जो आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट ऐप्स का एलिमेंट ख़त्म होता है। अब लास्ट है हमारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसमें मैंने दो ऐप्स डाल रखे, एक तो लास्ट पास है और दूसरा वन पासवर्ड है। अब ये मैंने क्यों डाला हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग अपने बहुत सारे पासवर्ड्स बना लेते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अब इन्हें हम कोई चीज़ चालू करके दे देते हैं और फिर इसमें पासवर्ड डाल देते हैं, फिर हम भी भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं। तो अब हर बार बार फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक दबा दबा के दिमाग खराब हो जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक ऐसा ऐप रखें अपने फ़ोन में जहाँ पे आपके सारे पासवर्ड सेफ हो, ताकि आपको बार बार वो फॉरगॉट पासवर्ड के लिंक पे ना जाना पड़े। तो चलिए हम पहले चलते हैं लास्ट पास की तरफ। लास्ट पास एक पासवर्ड लॉकर है, आप इसमें अपने पासवर्ड सेव करके रख सकते हैं। अ,
तो लास्ट इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये सारे ही पासवर्ड्स एक जगह रखता है। जो सेग्रिस ने ढूंढा था 2008 में, अगेन बहुत पुराना ऐप है बट पावरफुल ऐप है। इसके दो एडवांटेजेस मैंने दिए हुए हैं। लास्ट पास जो है आपके सारे पासवर्ड स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है आपका बहुत सारे अकाउंट्स के लिए। आपको इसकी वजह से पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इजीली एक्सेसिबल है। और दूसरा इसका एडवांटेज है कि पासवर्ड जनरेटर टूल भी है इसके अंदर, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आपको रेकमेंड करता है। यूजुअली हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 बार 0, या कोई नाम का डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे डेट और डेट ऑफ बर्थ साथ में डाल दिया, या मोबाइल नंबर के लास्ट 5 डिजिट्स या फर्स्ट 5 डिजिट्स ऐसे डाल दिया, या नाम के आगे 1 2 3 4 5 डाल दिया। तो ये सब बहुत वीक पासवर्ड्स होते हैं। तो ये पासवर्ड जनरेटर एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सेक्शन है इसमें जो आपको हेल्प करता है पासवर्ड जनरेट करने में, जिससे आप उस मास्टर पासवर्ड को याद रखिए, तो आपको सारे पासवर्ड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब इसके ड्रॉबैक्स भी बता देता हूँ आपको। एक तो यही, जो आपको मास्टर पासवर्ड मिलेगा आपको उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। अब जो मास्टर पासवर्ड है वो सिर्फ आपके पास होना चाहिए। अगर ये लीक हो गया तो आपके सारे पासवर्ड लीक हो जाएंगे, तो एक इसका ये ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने इसको आप भूल गए मास्टर पासवर्ड, तो आपके सारे पासवर्ड्स चले जाएंगे, और क्या होगा, आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। फिर वही आप फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक दबाइए और पासवर्ड जनरेट करिए। इसका दूसरा ऐप है सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी का 1Password। ये भी आपका लास्ट पास की तरह बहुत ही पॉपुलर पासवर्ड मैनेजर है, जो ऑनलाइन आपके जो सारे पासवर्ड स्टोर करता है। आप इसमें क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी स्टोर करके रख सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। इसे ढूंढा गया था 2005 में, डेव टेयर और रोस्तम करीमोव ने इसे ढूंढा था। इसके भी मैंने दो एडवांटेजेस दे रखे हैं। पहला एडवांटेज है कि ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ करता है। अब ये चीज़ क्या होती है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि OTPs जनरेट करना। ये एक MFA है, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो ये और भी ज़्यादा सेफ हो जाता है आपका लॉगिन इस वजह से। इसमें आप अपने नोट्स और डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर कर सकते हो। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, अदर सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक्स भी मैंने इसमें दो दे रखे हैं। पहला ड्रॉबैक है कॉस्ट। अगेन, आप इसे फ्री में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर इसके सारे फीचर्स यूज़ करने हैं तो एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, जो बहुत लोगों को नहीं जमेगा। अगेन, इसका भी एक दूसरा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि आपको एक सिंगल मास्टर पासवर्ड पर रिलाय करना पड़ता है। अगर आप इसे भूल गए तो आपके सारे पासवर्ड्स ब्लॉक हो जाएंगे। और दूसरा, अगर ये कहीं लीक हो गया आपका पासवर्ड, तो सामने वाला इंसान आपके सारे पासवर्ड्स जान जाएगा। तो आई होप आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन बहुत यूज़फुल लगा हो। यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे ऐप्स अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम एक अच्छा डिजिटल साइकिल बना सकें। तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कुछ अच्छी बातें बताई होंगी, जो आपको डिजिटल साइकिल को बनने में हेल्प करेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अगेन मैं ये बोलता हूँ, इसे शेयर करिएगा। और हाँ, जो मैंने ऐप्स आपको बताए हैं आज, वो प्लीज़ हो सके तो आपके फ़ोन में वैसे तो होंगे ही, बट कुछ-कुछ ऐप्स नहीं होंगे, तो प्लीज़ उसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये आपकी डेफ़िनेटली आगे चल कर के बहुत मदद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।